वेलकम 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 अस्सलाम वालेकुम। चौपाल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज के एपिसोड में भी हमेशा की तरह हमने कुछ मिसालेदार बातों वाले अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मेहमान बुलाए हैं और आज हम कुछ बात करना चाहेंगे एक बड़े दिलचस्प हवाले से, एक इंटरेस्टिंग मौजू है। रिसर्च ने और तारीख ने साबित किया कि पहली बार इस दुनिया में इस कुर्राए अर्ज़ पे जब हुकूमत बनाई गई तो ये हज़ारों साल पहले की बात है, तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले। तो जब हुकूमत बनी थी तो जो आम आवाम है, जो कम्युनिटी थी, उसने उस हुकूमत को चलाने के लिए एक टेम्पल बना के दिया था। उस टेम्पल में बैठ के हुकूमत पहली काम करना शुरू हुई। आगे आ जाइए, तकरीबन हाल ही की बात है, कुछ ही साल पहले की बात है, पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की तारीख को, कि इनिशियल कुछ अवाइल के साल में नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपनी जेब से हुकूमत चलाने का खर्चा अदा किया था, एक सिंगल इंडिविजुअल ने। अगेन, हुकूमत को अवाम की, कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए थी अपनी फंक्शनिंग को रन करने की। तो क्या आज हुकूमत अकेले किसी भी मुल्क को चला सकती है? जवाब है नहीं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत चाहे कितनी पॉलिसीज बना ले, चाहे कितने कानून साजी कर ले, पार्लियामेंट में जनाब एमपीएस एमएनएस बैठ के, सेनेटर्स बैठ के बनाए जाए कवानीन, क्या फायदा उन कवानीन का जब आम आवाम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट ना दे। तो हमारा जो आमतौर पे तासुर है ना साथियों कि जी हुकूमत है और हुकूमत ने बस हमें सब कुछ करके देना है और हुकूमत ने बिजली देनी है और हुकूमत ने अमन करना है, हुकूमत ने डैम। यस, बट आज हम जरा बात करेंगे कि हुकूमत क्या हमारे बगैर ये सब कुछ कर सकती है। मजेदार गेस्ट हैं, कुछ इनसे आपका तारुफ हो जाए। हमारे साथ बुशरा भट्ट साहिबा मौजूद है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पंजाब की, और पंजाब की पार्लियामेंट में जो पीस कमेटी है उसकी बड़ी एक्टिव मेंबर है। इनसे इस हवाले से बात होगी। इनके साथ तशरीफ रखती है अनदर भट्ट, मिस भट्ट सबिया भट्ट, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और ये इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये किया कि इन्होंने पार्लियामेंट को अमन के हवाले से काम करने और अमन कमेटी बनाने के हवाले से अपनी सपोर्ट दी। अगेन, अवाम, कम्युनिटी आगे आई हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं द वन एंड ओनली शिराज उपल। थैंक यू वेरी मच, आप तीनों की तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह तो आपको पता है कि इस साइड पे हमारे सुपर स्टार्स होते हैं, इस साइड पे हमारे होते हैं सुपर डुपर स्टार्स। और आज हमारे सुपर डुपर स्टार्स जो हैं जनाब, उसमें मेरे पहले मेहमान कौन है? ये घर घर जाके मर्दमशुमारी करते हैं। आपको पता है आजकल मर्दमशुमारी का दौरा है। और उनके साथ ये एक कपल है, आम पाकिस्तानी मियाँ बीवी, जो कि मर्दमशुमारी वालों से सख्त तंग है। वो कहते हैं ये क्या हमारी प्राइवेसी के अंदर इन्फ्रिंजमेंट है और ये क्यों हमारी जातियात के बारे में पूछते हैं। लेकिन हम आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। आप तो खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कहते? हमारे मुल्क में अभी भी एजुकेशन की बहुत जरूरत है। क्या कहते हैं आप? लोग साढ़े ना वो करते हैं, शाह जी मैं तुहानू दस नहीं सकता। मैं बहला दे दे के मैनू कहता जी मैं नहा रहा, मैं कहा असं गर्मी च मरन दे, तू नहाई जा। ये वैसे बड़ी आपको शाह जी, आप करना भी चाहिए। पढ़े लिखे आदमी हैं। आप सोचिए जब मैं वॉशरूम में हूं, दे बूहे ते बूहा खड़का रहे, मैं हुण तौलिया बन के गली जा जावां, तुसीं दसो। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। बंदा जो होता नंगा होवे ते मशीन अगे कर देन बायोमेट्रिक करो, कौन जिम्मेदार है सर? ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਕੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। लेकिन इंसान मसरूफ भी तो हो सकता है ना घर के साथ। सर मियां बीवी ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਓਡੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। देखने में तो बहुत ही मासूम सी। नहीं तारीफा ना करो तुसी, मेरी बीवी है, मैं गैरतमंद भी बन सकता, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैंने मासूम कहा, हसीन नहीं। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਬੀ ਕਿੱਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਲੀ ਕਰਨੇ ਆ।
ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰੌਂਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੂਚੀ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला जारी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ मसला है, आम आवाम क्यों कोऑपरेट नहीं करते और अगर कोऑपरेट करें तो हुकूमत के कामों में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। वेलकम बैक। चौपाल के इस सेशन में हम बात शुरू करना चाहेंगे बुशरा साहिबा से। बुशरा साहिबा बड़ा क्लीशेड सा वर्ड बन गया है, हर कोई अमन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, पार्लियामेंट में पीस कमेटी बनी है, बट एक्चुअली वो क्या कर रही है कमेटी और उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तौसीक, इसकी ज़रूरत इनिशियली राइट आफ्टर द नेशनल एक्शन प्लान टू काउंटर टेररिज्म, वो तो एक फेडरल लेवल पे बना था, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए कस्टमाइज़ करने के लिए प्रोविंशियल लेवल्स पे आया। अब वहाँ पे पंजाब असेंबली में भी फेल्ट कि हम लोग एज यूथ पार्लियामेंटेरियंस का एक कॉकस बना था, उसको हमने स्ट्रीमलाइन करके विद द हेल्प ऑफ सबीहा हमने पीस कमेटी बनाई। ना पीस कमेटी का बेसिक जिस्ट मैं आपको बता दूं कि इट कंप्राइजेज ऑफ मेनली यूथ यंग पार्लियामेंटेरियंस। उसके अंदर हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है एथनिसिटी वाइज और उसके अलावा अक्रॉस पार्टी। अच्छा। It does not focus a specific party. We have members from all the representation from all the political parties. और रिलीजियस सेक्टेरियन नुमाइंदगी भी हर तरह की उसके अंदर मौजूद है। इसका फायदा हुआ कुछ? इसका बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब आप इकट्ठे बैठते हैं और जो बरगद है जिसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं, कमेटी है, उसमें ये है कि दे एक्ट एज अ थिंक टैंक। वो हमारे लिए रिसर्च करते हैं, हम एज अ पार्टी बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि कोई भी ऑन गोइंग इशू है उसको किस तरह टैकल करें। मिसाल के तौर पे लेट्स से अब जब हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक हमारा बहुत अच्छा डायलॉग हुआ कि वी एज पार्लियामेंटेरियन हमारा क्या रोल है, हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं इनको। और उसके अलावा जो और भी, बिकॉज अब जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया कि गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द नेशन, और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, पुलिस है, वी नीड पुलिस बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। सो बरगद एंड सबीहा जो है ये फैसिलिटेट करती हैं प्रोसेस, ये हमें बैठाती हैं इकट्ठे और हम ये बैठ जाते हैं सारे, मसलन कोई नून से है तो कोई PPP से है, कोई PTI से है, कोई किसी और जमात से है। आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप एक पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन आप सियासतदानों के साथ काम करती हैं। हम मीडिया वालों को तो इनको 3 कुर्सियों पे इकट्ठे बैठाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो ये इतने सारे आप डू दे कोऑपरेट, क्या एक्सपीरियंस? जी तौसीक, मैं बिल्कुल ये तारीफ़ करना चाहती हूँ अपने पार्लियामेंटेरियंस की कि ये मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ होते हैं, लेकिन जब बात होती है अमन की, जब बात होती है पीस की, आपने शुरू में कहा कि हम इतना अमन क्यों करते हैं, ये क्लीशे बनता जा रहा है। मेरा ख्याल है देखें हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, और ये ज़रूरत सिर्फ़ जो है ऑपरेशंस करने से हल नहीं होगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें 2 एंड्स पे लड़ने की ज़रूरत है, एक टेररिज्म है और दूसरा एक्सट्रीमिज़म है। देखिए हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली कर रही है, वो टेररिज्म के लिए हैं, लेकिन असल जड़ जो है वो एक्सट्रीमिज़म में, इंतहा पसंदी में है, जो हमारे नौजवानों और अदरवाइज़ भी जहनों के अंदर जो इंतहा पसंदी है उसको काउंटर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मुख्तलिफ जो है पॉकेट्स में काम करें। इसीलिए ये एक आइडिया था कि जो हमारे यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी एक रोल प्ले करें। आपने बहुत सही कहा
کہ ہمیں عام لوگوں کو اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے یہ جتنی خوفناک ہمارے اوپر ایک طاری ہوئی ہوئی ہے صورتحال, جس میں ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, اسکول ہمارے محفوظ نہیں ہیں, اس میں ہم سارے مل کے کام کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ جب بات آتی ہے پیس کی تو یقین مانیے کوئی نہیں یہ سوچتا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, میں پی ایم ایل این سے ہوں, میں پی ایم ایل کیو سے ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پارٹی پالیٹکس اور اپنی پارٹی جو لائن ہے اس کو سائڈ پہ رکھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہم اس میں شامل ہوں گے. بہت ایسے وقت بھی آئے تھے جب کچھ پارٹیز کے درمیان بہت مسئلے تھے کہ یہ لوگ اسمبلی میں بھی اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے, لیکن یہ پیس کمیٹی میں اکٹھے بیٹھے ہیں. تو میں اس کے لیے ظاہر ہے سمجھتی ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینس کا جو رول ہے انہوں نے بہت اچھا پلے کیا ہے. انہوں نے ہیٹ سپیچ کے اوپر ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کیا, ہنا بٹ صاحبہ نے اس کو لیڈ کیا, بشرا ان کے ساتھ تھی اور باقی سارے, تو اس بل کے اندر سارے لوگوں نے سگنیچر کیے. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہیٹ سپیچ, اور آج کے پروگرام میں کسی اسٹیج پہ جا کے میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا اوپینین لیا جائے کہ ہیٹ سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں تو آزاد شہری ہوں, میڈیا آزاد ہے, پاکستان کا میڈیا دنیا کے آزاد ترین میڈیا میں سے, تو پھر میں تو جو چاہوں کہوں, تو پھر وہ ہیٹ سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی باؤنڈری کہاں ہے اس کو طے کرنا, اس میں ہم بات کریں گے. آلرائٹ شیراز, ماشاءاللہ آپ کا جو میوزک کیریئر ہے اس پہ ایک نظر ڈالی جائے تو اتنا تیز موو کیا اور کوالٹی ورک, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے مطلب اے آر رحمان کے ساتھ کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور اے آر رحمان کا کسی کا فین ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اینڈ وی نو فار اے فیکٹ دیٹ اور ماشاءاللہ اس وقت جو حال ہی میں پچھلے کچھ سالوں میں شیراز کی جو فلمیں آئی ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں, اس کی وہ زبانی بتانا بھی مشکل ہے. لسٹ, بن روئے, دوبارہ پھر سے, کراچی سے لاہور, لاہور سے آگے, تین بہادر جو بچوں کی اینیمیشن تھی پارٹ 1, تین بہادر پارٹ 2, اور پنجاب نہیں جاؤں گی. سو میرا خیال ہے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا پاکستان کا سپر ہٹ میوزک پروڈیوسر ہم کہہ سکتے ہیں انڈاؤٹڈلی دیٹ از شیراز یورسیلف, ماشاءاللہ. اور انڈین فلموں میں ینگستان, لال رنگ, اور آج کل بارات کمپنی انڈیا میں پروڈیوس ہو رہی ہے جس کا میوزک آپ دے رہے ہیں. What has been the experience, especially with A.R. Rahman? It has always been great. So great that if I try to explain it, it won't be as explanatory as it should be. But he's a mentor. میرے شروع سے استاد ہیں, میں فالو کرتا رہا ہوں ان کو. ان کی جب میری ملاقات نہیں بھی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی I'd been following his music. اور finally when I met him in 2000, اس کے بعد جب کام ساتھ شروع کیا, اور I used to think کہ بہت کوئی because superstars are like that کہ بڑا ایٹیچیوڈ ہوگا بہت ایسا, but he's such a humble person, so down to earth, very religious, and generosity کی حد ہے اس بندے کے اندر. اچھا, اور میوزک کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ, اور آپ کے میوزک کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, پاکستانی میوزیشینس کے بارے میں ان کا کیا؟ پاکستانی میوزک ویسے اسے بہت پسند ہے آف کورس. کافی ہمارے پرانے گانے یہاں پہ, جیسے اس کا فیوریٹ گانا ہے وہ لال میری جو ہے ہمارا فوک گانا, وہ اٹس ون آف ہز فیوریٹ کمپوزیشنز. آئی اٹینڈیڈ ون ورلڈ پیس کانسرٹ ود اے آر رحمان. وی ور سنگنگ دیئر, وی ور سنگنگ ٹو قوالیز, کن فیکون اینڈ خواجہ میرے خواجہ, اور ہم شیئر کر رہے تھے اسٹیج. ڈیو میتھیوز, نتاشا بیڈنگفیلڈ, ووپی گولڈبرگ, سو مینی سنگرز, اور دے ور لائک کراؤڈ تھا کوئی 30,000 امیریکنس, اور سب پیس پہ بات ہو رہی. دلائی لاما واز دا ہوسٹ آف دا ایونٹ, اور ایوری تھنگ واز اباؤٹ پیس. سو میوزک پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان پیس. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, میوزک دا واقعی بڑا رول جے پاکستان چ معاشرے چ. بلکہ پہلے دیکھو اچھے گانے ہوندے سی, گلوں میں رنگ بھرے, لوگ این تکیا رکھ کے ستے نے نال سن رہے نے. ہن میوزک بھی اوہو جہا, گانے والے بھی اوہو جہے, جنگ جنگ چاچ کا جنگ جنگ چا, جنگ جنگ چاچ کا جنگ. یعنی ہن شیراز بھائی میں کہنا کہ تسی ایک ਇਹੋ ਜਿਹਾ سانگ بنا دیندے سانو پہلے مردم شماری ਲਈ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ اوپل بھائی, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੜੇ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ. اچھا, اور ایسے کون سے سوال نہیں پوچھتے ہیں جس سے آپ کو اعتراض ہے؟ پتہ نہیں جی, پوچھن. 19 سال بعد ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜੇ ਆ. ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. اچھا, مثلا آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ پوچھو جڑے سوال. ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਘਰ 'ਚ 2 ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਲਿਖੋ. ਲੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ. ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ.
ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ 1 ਲੋਟਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵੱਟੇ ਪਏ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਐਸਾ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁਸਲਿਮ। ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 9000 ਰੁਪਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6000 ਚ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਖਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਖਾਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ? ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਵਿੰਡੋ ਨੇ। 2 ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਦੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ? ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੇ ਖਾਨੇ। लेकिन ये जरूरी सवाल है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਅਫਰਾਦ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਬੇਗਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी दरअसल इनको ना गुस्सा बहुत आता है, आपको पता है, मेहनत करते थोड़ा हैं गुस्से नाल बोल, तेरा भरा नहीं पिंडों आया होया। आप चुप करें ना, आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, इस तरह आपका बीपी हाई हो जाता है। आपको कितनी दफा समझाया, फिर मेडिसिन लेने जाना पड़ता है। ਦੇਖੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆਂਦਿਆ ਪਿਆਈਏ? ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਪੁਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਜਾਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ही काम है, कोई सी कोलों नहीं लिख रहा है। अच्छा, वैसे हुकूमत को क्यों जरूरत पड़ती है मरदमशुमारी की? नहीं, आप शिराज मेरा सवाल, हाँ मेरा सवाल ये था कि बाकी ऑनेस्टली इतने सवाल इस टाइप के होते हैं कि कमरे कितने, बाथरूम कितने? कमरों का होता है। कमरों का होता है वो तो खैर बाथरूम अच्छा भी है, हो रहा है। बाथरूम कमरे बाजी बाथरूम का खाना बेचा देख लो। जी जी। पॉपुलेशन काउंट करनी है हमने कितनी, उसमें पॉपुलेशन नहीं के देखिए, अलावा मेरा ख्याल है बाथरूम्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों के पास फैसिलिटी क्या है। देखिए ये इतना बड़ा डाटा इकट्ठा हो रहा है हमारे मुल्क में और 19 साल के बाद हो रहा है, और इसमें जितनी भी देखिए वही बात है, फिर हम कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं करती। ये डाटा इकट्ठा जब होगा और कंपाइल होगा, मतलब मैं तो ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आएगी और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर आप कुछ कर सकेंगे ना। रिसोर्सेज भी अगर मिसाल के एलोकेट तौर पे करने आज अगर हम ये सवाल करते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, हाँ। और आप हमें पता चलता है कि 7 बच्चे हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, तो उससे अंदाजा लगेगा कि आज से 15 बरस के बाद किस उम्र के बच्चे कितनी तालीम हासिल करके, हमें यूनिवर्सिटियां कितनी चाहिए होंगी, हमें मेडिकल कॉलेज कितने चाहिए होंगे, हमें डॉक्टर कितने चाहिए होंगे। शाह जी सब ठीक है, लेकिन बाथरूम का क्या ताल्लुक है? बाथरूम का अमेरिका में 7-7 बंदों की फैमिली, बाथरूम एक होता है पूरी फैमिली। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ये जानना भी जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है कि हमारे मुल्क में जनरली हेल्थ हाइजीन और Exactly. वॉश यानी वाटर एंड सैनिटेशन की सहूलियात किस तरह की है, किस एक एवरेज हाउस होल्ड कितने बाथरूम्स यूज कर रहा है, जिसकी वजह से Exactly. किस तरह की बीमारियां हो रही ये बहुत हैं, जरूरी है। और वो अगर एक बाथरूम है तो उसमें कितना पैसा वो अपनी हेल्थ और हाइजीन के ऊपर लगा रहे हैं बीमार होने के बाद, जबकि अगर हाइजीनिक कंडीशंस हो, लिविंग कंडीशंस हो, तो शायद बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े। तो सेंसस इट्स नॉट जस्ट कि जी अभी हम 18 करोड़ थे 1998 में, तो अब हम 20 हो गए, 22 हो गए, रूमर्स चल रही हैं आजकल। Exactly. आप हमें कोई बेहतर बता सकती हैं कि जी पता नहीं कितने होंगे। ये सिर्फ इट इज नॉट जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल, इट इज फ्यूचर प्लानिंग। Exactly. आप बुशरा इसमें कुछ मैं थोड़ा सा बिफोर गोइंग अहेड, मुझे यही जो रिएक्शन इनका है, दिस इज द रिएक्शन दैट जनरल पब्लिक इज शोइंग। जी। सो माय कंसर्न इज कि हालांकि मीडिया के ऊपर इस पूरी मर्दमशुमारी से पहले अवेयरनेस कैंपेन्स थी, बताया गया कि कितनी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हम लोग वी लाइक टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अ लॉट। हमारा अपना इनपुट किधर है? हम एक फॉर्म जो है, चाहे उस पर 25 क्वेश्चंस है, कितना 15-20 मिनट, आधा घंटा, कम, इससे जब आप अपनी ज़िंदगी में से आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो आप गवर्नमेंट से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100% आपको रिजल्ट शो करे? मैं ये कह रही हूँ कि वी नीड टू चेंज द जो आपके स्टेट ऑफ माइंड है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको चेंज करना है। कि आपसे हम क्या मांग रहे हैं कि एक फॉर्म फिल करना है, और हमने उससे पहले इतनी कैंपेन्स चलाई हैं कि व्हाई वी नीड दीज फैक्चुअल डेटा, कि आगे की फ्यूचर प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। सो माय क्वेश्चन कम्स बैक कि हम एज ए नेशन क्या हमारा इनपुट है,
क्या हमारा किरदार है, क्या हमारा रोल है। हमने सिर्फ बैठ के नैगिंग करनी है और डिमांड करनी है या कुछ कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, काम की ਇੱਕ बात ਬੰਦੇ है। ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ 64 ਬੱਚੇ। ना करो ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। तो 22-21 बच्चे पर वाइफ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗਜਨੀ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਈ ਦੇ 64 ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। तो वापस आते के साथ ही हम शिराज से कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ इनका फेवरेट गाना। ठीक है। वो तो मैं बाद बताऊंगा मेरा कौन सा फेवरेट गाना जो इनका है, लेकिन रही मेरे साथ एक ये है चौपाल। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम बैक भाई। ये जो संजीदा बातें हैं, ये सेंसस की और अमन की और ये पार्लियामेंट के अंदर पीस कमेटियां, बस ये मतलब अब कुछ होना चाहिए। शिराज को अब मजे का गाना सुनाए ताकि ये दुनिया के गम हम भूल जाएं। मैं तो गम वाला गाना सुना सकता हूँ आपको, इसी के ऊपर सिचुएशन बेस्ड है। अच्छा, सिचुएशन बेस्ड है, ज्यादा रोना तो नहीं आएगा इसमें? है रोने वाला गाना है। रोने वाला गाना, लेकिन आपका अच्छा पसंदीदा होना चाहिए। Of course, it's one of my favorite songs. That's why. जरूर। तन्हाई संग दिल तन्हाई संग लाई याद तेरी संग लाई बार बार वो बहार फिर से याद आई सूनी सूनी रात दिल की जिसने थी सजाई तन्हा दिल रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे चाँद सूरज भी वही है वही आसमां जिंदगी भी चल रहा है जहाँ ओ मैं ही ठहरा हूँ खुद में सिमटा हूँ दिल है गम से भरा ओ बिन तेरे कैसे जीऊँ मैं कुछ तो दे मशवरा जिंदगानी सी रह गुजर पे मुझको लाई साए से भी अब तेरे हो गई जुदाई तन्हा दिल रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे।
राज गा रहा था किसी म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत मजा आया शाह जी, कसम से दिल ते मेरा भी रोन लग पिया। शराज भाई गवर्नमेंट ने किहो जे बंदे भर्ती कीते ने देखो यार तो मुझे जान छोड़ दो भाई, जान इन्हां नूं छड्डनी चाहिदी साडी सर। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ इनके गाने के बाद भी। हम बात कर रहे थे की, मैं अब फिर वही बात करूँगी। मुझे लगता है कि हम बयानिए की बात करते हैं, हमारे मुल्क में बहुत बात हो रही है, काउंटर जो है वो नैरेटिव की बात होती है, बयानिया की, मुतबादिल बयानिया की बात होती है। मुझे लगता है ये सिंगर, ये म्यूजिशियन जो हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मैं शहराज पे बहुत जिम्मेदारी डाल रही हूँ बार बार। वो ये है कि हमें बजाय इसके कि हम बयानिया दें एफर्ट करके, ये वो लोग हैं कि इनका एक गाना जो है एक पूरा बयानिया दे सकता है लोगों को और नौजवानों को। तो हमें बजाय इसके कि हम बहुत प्लान करके काउंटर नैरेटिव की बात करें या बयानिया की बात करें, हमें इस तरह से गैर महसूस तरीके से अपनी म्यूज़िक के अंदर लाना चाहिए बयानिया। ये आइंदा मेरे किसी शो में नहीं है कि मैं आता हूँ 6 काम तो मैंने दे देना तेरे नाल दे मेहमान जो Other than that, ये जो ये कर रहे हैं, they're true inspiration for the youth. उसके अलावा one more thing that they're doing, जब ये जाके बाहर इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, they represent a very softer image of Pakistan. जैसे बता रहे हैं कि जैसे एक स्टेज पे भी ये और मेंशन कर रहे थे कि दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस पाकिस्तानी। Exactly. कि हमारा पाकिस्तान जिसका इमेज इतना हार्श और इतना क्रूल बन गया है, तो जब ये जाके प्रेजेंट करते हैं इस तरह, तो ये पाकिस्तान इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज दैट इज बीइंग पोर्ट्रेड बाय देम। देखिए, हमें जैसे कलेक्टिवली इस चीज़ से जान छुड़वाने की ज़रूरत है। अब हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, देखिए पार्लियामेंटेरियंस एक जो है लेजिस्लेशन बना देते हैं, हुकूमत एक एक्ट बना देती है, लाउड स्पीकर एक्ट है, वो बन गया है, लेकिन अब उस पे इम्प्लीमेंटेशन में आम लोगों को बहुत रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मसलन क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर वो देखते हैं उनके इर्द गिर्द कहीं मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल होता है, तो वो 1717 हेल्प लाइन है, एक साथ उसके ऊपर इतला करें, बताएं कि भाई हमारे करीब की मस्जिद में इसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। आई वुड लाइक टू ऐड कि द सेंस ऑफ ओनरशिप इज मिसिंग। आपको भी एज ए नेशन अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म फिलिंग मे बी वेरी टीडियस, लेकिन हमें वो आधा घंटा निकालना है, ठीक है। उसी तरह अगर आप ऐसे अपने आप को अलूफ नहीं कर सकते इस सिचुएशन से, अगर एक चीज़ आपकी मशकूक हरकत आप देख रहे हैं अपने मोहल्ले में, तो आपको वो 10 मिनट टाइम निकाल के वो बताना है। बिल्कुल। मोहल्ला कमेटियां हुआ करती थी, इसके मोहल्ला कमेटी बनी हुई, हमने तो बचपन में उसका तजुर्बा भी किया, हमारे चाचे वगैरह उसका हिस्सा अभी भी मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोगों ने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेनी शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में किराएदार आता है, वो घर लेना चाहता है, तो मेरा ख्याल है मोहल्ले की कमेटी को भी और उस पर्टिकुलर बंदा जो फ़र्द है उसको भी ज़रूरत है कि वो देखे कि ये बंदा जो किराए पे मकान मांग रहा है ये कहाँ से आया है, ये क्यों मकान ले रहा है, इसकी फैमिली है, ये अकेला बंदा है। तो कानून है कि उसका आईडी कार्ड की कॉपी आपने जाके करीबी थाने में जमा करानी है। मेरे ख्याल में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यूनियन काउंसिल लेवल पे चेयरमैन जो है उनको कहा गया है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है, और उनको भी कि अगर आपके मोहल्ले के तंदूर हैं और एक बंदा आता है हर रोज़ 50 रोटियां लेके जा रहा है, तो आप चेक करो कि वो क्यों 50 रोटियां लेके जा रहा है। कहीं वो किसी जगह कुछ लोग इकट्ठे होकर तो नहीं बैठे हुए फैमिली के अलावा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आम इंसान और आम फर्द जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है अगर उनको इन चीज़ों का पता हो। अच्छा, हेल्पलाइन जो आपने बताई 1717, ये क्या है? ये कोई जी, हुकूमत ने ये एक हेल्पलाइन बनाई है 1717, जिसका मकसद ये है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी मशकूक फ़र्द देखें, कोई मशकूक हरकत देखें, या कोई आपको लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप ज़रा खुद तो एक्शन नहीं ले सकते ना, तो आप फ़ौरन इतला कर दें, फ़ोन करें 1717 पे और बताएं कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ जगह पे मुझे कुछ मशकूक एक्टिविटी नजर आ रही है। अच्छा, एक्शन लिया जाएगा। 1717 याद कर लिया मैं, क्योंकि पहली गल तो मैनू टेंशन हुई है कोई बंदा जो 50 रोटियां लेके जा रहा होवे, मैं पीछा करा अगला गली च लम्मे पा लवे कि मेरे घर रिश्ता हो रहा, मामा तू क्यों शक करी जा रहा? बिल्कुल सही बात। ये वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो कि एक आम आदमी फेस करता है। मैंने कहा 1717 पे इसकी ना शिकायत लगा। नहीं 1717 ठीक है, जदों को मशकूक हरकत देखो जरूर कंप्लेन करो। देखिए, दिक्कतें तो आती हैं जब हम मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, तो हो सकता है एक बंदा जायज़ काम कर रहा है और वो मशकूक आपको लगता है और पुलिस आ जाती है, तो आप उसमें आराम से बताएं। इसमें पुलिस का भी रोल है कि वो आराम से तहकीक तफ्तीश करके फिर एक्शन ले, और लोगों का भी काम है कि तामन करें। नहीं बाजी, पुलिस साडी बेहतर हो गई, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन साडी कौम दा हक बनदा शाह जी वो गल्लां नूं मैनेज करन। साडी कौम ते इशारे ते खलोंदी नहीं, अपने पैरां ते किंज खलोएगी?
अच्छी बात है कि ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਬੂਆ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਆਓ शरारती कार्ड लेके। और ये आसान काम नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म फिल करवाना, आप फिल करना आपको आधा घंटा, लेकिन फिल करवाना एक बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो क्योंकि है, उसमें आप जैसे लोगों ने मिलते हैं। शाह जी ये देखें, ये सवाल करने वाला मैंू कहंदा तू तत्ते तवे ते बैठा कदी, देखो पूछो कदी तत्ते तवे ते विच हैगा सवाल। ये खाना नहीं सी, मैं कोलों पूछा जिन्नी यदि गर्म। वैसे मुझे लग रहा है कि ये इतने खानों वाले सवालों से हट के भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। ये नहीं, मैं तो सिर्फ यदि बेगम ने पूछा कि बाजी तुसी वड़ाने परौंठे पका लेंदे हो? वो कहंदी मैं पका लेनी है, मैं कहा 2 पका दे, मैं सवेर दा भुखा फिरदे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी अहम है, हमें उनको पानी पिलाना चाहिए, बहुत गर्मी है, हमें उनको अगर हमारे पास हो तो फीक तो हमें शरबत भी पिला देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं और जाहिर है कि ब्रेक इस तरह की नहीं जहाँ वो खाना खाएं, तो मेरा ख्याल है चाय दे देना, अगर हो सके तो खाना दे देना, और उनके साथ थोड़ा अच्छे तरीके से उनको ड्राइंग रूम में बैठा के फॉर्म फिल करा देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। नहीं जी, इन्हें तो मैंने चिंग चीज बाता गली च खलोता कहता जी इत्थे बैठो चिंग चीज, वो 2 सवारियां और बैठियां लैके निकल गया। मेरे घर जगह नहीं, मैं तेन कितने पावा? मैनू गुस्सा आना नहीं सी शाह जी, मैनू बार बार ये पूछी जाता है तू काम तो आना कितने बजे दसो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से अभी वापस आते तो फिर आखिरी सेशन में आज की इस गुफ्तगू को सम अप भी करेंगे, और जाते जाते इन्होंने तो अपने पसंद का गाना सुनाया, अब ये मेरी पसंद का गाना सुनाएंगे। रही मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच, बड़े भी ये दो आजकल मीडिया के भी बुशरा साहिबा बड़े फिट और हिट टॉपिक्स हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम कहते हैं जी आज़ादी राय, साथ साथ हम कहते हैं कि जी अब वो हमारे IT के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी जी हेट स्पीच। एज एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया, ऑफ व्हाट्सएप, ऑफ फेसबुक, जनरली टॉकिंग, एक मस्जिद के इमाम के तौर पे भी मेरी बाउंड्री क्या है आज़ादी इजहार की, आज़ादी राय की और हेट स्पीच की? एक चीज़ कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ दूसरी शुरू होती है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। My own opinion would be कि बड़े this is a very thin line between freedom of speech and hate speech. उसमें ये कि जहाँ पे आपकी अपनी राय starts affecting the people negatively or the nation, वो जो है ना that starts moving towards hate speech. आपकी जो अपनी राय है उसको जब आप फ्लॉन्ट करने लग जाए in a very negative manner, जिसके consequences जो हैं वो negative in a society, that is where hate speech comes in. और वही है कि we need as individuals we need to be very responsible कि हमारी किसी भी ऐसी बात से कोई एक्सट्रीमिज़म या कोई इस तरह के व्यूज़ ना उजागर कर दें जिससे हमें एज ए नेशन नुकसान। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये दुनिया पूरी में डिबेट है, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे हमने चीज़ों को डिफ़ाइन ठीक तरह से नहीं किया हुआ, ना हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन किया और ना हमने हेट स्पीच को डिफ़ाइन किया है। तो मेरा ख्याल है हमें बहुत क्लियरली इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा बुशरा ने
کہ ہمیں ہماری فریڈم آف اسپیچ وہیں تک ختم ہوتی ہے جہاں پہ اگلے بندے کی ناک شروع ہو جاتی ہے. میری ناک وہیں تک ہے جہاں سے اگلے بندے کی ناک شروع نہیں ہوتی. جہاں جا کے میری بات کسی اگلے بندے کو ایموشنلی, فزیکلی, ریلیجسلی, سائیکولوجیکلی ہرٹ کرتی ہے. دیکھیں جی, میں ذاتی طور پہ کہتی ہوں کہ وہ ہیٹ اسپیچ ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم تنقید کے نام پہ یا فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جذبات کو مجروح کریں. یہ بالکل ہیٹ اسپیچ ہے. جہاں لیکن یہ صرف پھر ہمارے پہ نہیں, پھر ہر ملک پہ ایسا ہو رہا ہے. جی ہر ملک پہ نہیں, ہر میرا خیال ایتھنیسٹی پہ اگر ہم ہیں تو ہم یہاں پہ اگر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کسی مسیحی بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں. ہمارے لیے ہیٹ اسپیچ, میرے لیے ہیٹ اسپیچ یہ ہے کہ میری کسی بات سے میرے مسیحی بھائی ہیں یا کوئی اور مذاہب کے جو دیگر مذاہب کے لوگ پاکستان میں ہیں, میری کسی بات سے ان کا دل دکھے, وہ ہیٹ اسپیچ ہے. فریڈم آف اسپیچ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی رائے کو کسی بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں اور اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے, اچھا, تو وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. شوئنگ ٹالرنس ہماری سوسائٹی میں وی نیڈ, اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ٹالرنٹ. ریلیجس ویوز اور آپ کے جو پرسنل ویوز کو نا آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے, نگیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو اس کا وہ ریسپیکٹ. لیکن ہمارے یہاں ڈیفائن نہیں چیزیں ہوئی. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, نہ ہم نے ہیٹ اسپیچ کو ڈیفائن کیا ہے, کہیں ڈیفینیشن ہمیں نہیں ملے گی جس کی بنیاد پہ ہم کوئی ایکشن لے رہے ہیں. یہ کس نے ڈیفائن کرنا تھا؟ کریکولم نے کرنا تھا. جی بالکل, کریکولم میں بھی ہمیں بتانے کی ضرورت تھی. ہمیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی حکومتی اور ریاستی اداروں کا بھی یہ کام ہے کہ ڈیفائن کریں. ہم تو کہیں کسی جگہ کسی کو بھی غدار بھی کہہ دیتے ہیں اور کسی جگہ ہم کسی کو کچھ بھی ہم فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ آپ یہ پرٹیکولر چیزیں ہیں وہ کریں گے تو آپ کے اوپر یہ چیز لاگو ہوگی. اب یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ کسی بندے کو میری کو بات ناگوار گزرے اور وہ جا کے میرے اوپر ہیٹ اسپیچ لگا دے یا میرے اوپر جا کے کوئی بھی چیز لگا دے. یہ سبجیکٹیو چیز نہیں ہے, اس کو ہمیں سبجیکٹیو سے نکالنا ہے. اچھا جی, پروگرام ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سے یہ آپ نے باتیں سنی, بٹ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر بھی لاگو آتی ہیں کہ یہ لوگ ایک سرکاری کام کر رہے ہیں. اسی برداشت نہیں کیتا سر, برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. برداشت کا مادہ ہونا ہے. انہوں نے نہیں کیتا سر. ایک باری دروازہ کھڑکا کے اگر 15 منٹ کھلونا پی گیا تو برداشت ہی مک گئی. دروازہ کہڑا, یہ دروازے کے اتنے میں چاک دے نال نشان لائیدا بھی یہ گھر ساڈا بالکل کلیئر ہو گیا. یہ کہنا جی اتنے نہیں لاؤنا, میں نواں رنگ کرایا, تو تے چاک ماری جاندے ہے. اے تے بندہ ہے تے ٹھیک ہے, تو تھوڑا ادھر کر کے لا دے, تیرا بازو چھوٹا ہے, بازو ادھر نہیں جاندا, انج کر دے. تیری بیوی چنگی دے دعاواں, کیوں بیاہ کیتا تسی یہ دینا؟ ہاں تسی کیوں کیتا میرے نال؟ انہوں نے شاید کولوں کو رشتہ دینا ہوئے, کیوں کیتا تسی؟ پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ شیراز ہمیں کوئی مزے کا گانا سنائے اور اس پہ ہم اس شو کو آج اینڈ کریں. اور مجھے تو بھائی شیراز کا وہ گانا بڑا پسند ہے, تیرا تے میرا, میرا تے تیرا, ازلا نہ سونی ہے پیار. واقعی بہت اچھا جی, کیا بات. آ جا تے بہ جا پھلاں دی چھاویں, کریے کال اقرار میں. ہاں سناؤ جی, شاید اینا دی جان چھوٹے, میرا بھی موڈ ریلیکس ہو جائے. شیراز بھائی کے لیے بہت سی تعلیمیں. تیرا تے میرا, میرا تے تیرا, ازلا دا سونی پیار نی, آ جا تے بہ جا پھلاں دی چھاویں, کر لئیے کال قرار نی. آ جا میرے یار, آ جا تو بن کے باہر, کنا کراں میں انتظار. آ جا میرے یار, تیرا تے میرا, میرا تے تیرا, ازلاں دا سونی پیار نی. آ جا تے بہ جا پھلاں دی چھاویں, کر لئیے کال قرار نی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ شیراز کا بھی, سبیہ کا, بشرا کا, اور آپ ہمارے سپر ڈوپر مہمانوں کا بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جہاں رہے خوش رہے, اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. آج جتنی بھی باتیں کی گئی ان کو صرف سننا نہیں ہے, ان کو سمجھنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. رب رکھا.